नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में थ्योरी पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम उससे आधारित जो एमसीक्यू है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भक्तमाल का मूल रचनाकाल क्या माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है 1585 ईस्वी, 1596 ईस्वी, 1712 ईस्वी या 1568 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। साथियों, जिन्होंने इससे पहले जो हमने थ्योरी वाली क्लास की है, अगर वो नहीं देखी है तो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन में एज अ ज्वाइन मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप हमारी थ्योरी क्लासेस को देख सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भक्तमाल का मूल रचनाकाल क्या माना जाता है? 1585 ईस्वी। और इसके रचनाकार कौन है? नाभादास जी। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए बताइए, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है कि 1712 ईस्वी में इस पर किसने टीका लिखी थी? हमारा अगला प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों की कथाएं संकलित हैं? आपके पास ऑप्शंस में है वल्भाचार्य, विठलनाथ, गोकुलनाथ या हरिराय। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों की कथाएं संकलित हैं? नेक्स्ट प्रश्न यही दिया गया है। चलिए यही बता दीजिए कि 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन मिलता है? आपके पास ऑप्शंस में है विठलनाथ, वल्भाचार्य, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता वल्भाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन है इसमें। ठीक है, और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि सूरदास और कुंभनदास के जीवन की प्रमाणिक बातें किस ग्रंथ से मिलती है? आपके पास ऑप्शंस में है भक्तमाल, कविमाला, 84 और 252 वैष्णवन की वार्ता या कालिदास हजारा। तो इसका सही उत्तर होगा अष्टछाप के कवि सूरदास और कुंभनदास के जीवन की प्रमाणिक बातें किस ग्रंथ से मिलती हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। 84 और 252 वैष्णवन की वार्ता में ही हमें अष्टछाप के कवि सूरदास और कुंभनदास के जीवन की प्रमाणिक बातें मिलती हैं। चलिए आप मुझे ये बताइए कि इसके रचनाकार कौन रहे हैं? 84 और 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? बिल्कुल सही, गोकुलनाथ जी की। अच्छा, भक्तमाल नाभादास की, बिल्कुल सही। कविमाला तुलसी कवि की, बिल्कुल सही। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी जी की, बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, कविमाला ग्रंथ में वर्तमान में किस अवस्था में है? आपके पास ऑप्शंस में है पूर्ण सुरक्षित है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, केवल आधा उपलब्ध है, हस्तलिखित रूप में उपलब्ध है। क्या प्रश्न पूछा गया है? ध्यान से सुनिए। कविमाला ग्रंथ जो कि 1655 ईस्वी का ग्रंथ है, आपको बताना है कि वह वर्तमान में किस अवस्था में है। पूरी तरह सुरक्षित है या वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, केवल आधा उपलब्ध है या हस्तलिखित रूप में उपलब्ध है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कविमाला वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और किसके उसमें किताबों में हमें यह प्रमाणिक रूप से मिलता है कि यह ग्रंथ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र और शिव सिंह सेंगर ने अपनी किताबों में किस ग्रंथ के प्रमाण दिए हैं? आपके पास ऑप्शंस में है कविमाला, सार संग्रह, रसचंद्रोदय या दिग्विजय भूषण। तो इसका सही उत्तर होगा
अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कविमाला, जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है ग्रंथ, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और शिव सिंह सेंगर ने अपनी किताबों में इस ग्रंथ के प्रमाण दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप चाहें तो हमारे ज्वाइन मेंबर्स भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा और फिर आप हमारे ज्वाइन मेंबर्स बन जाएंगे। फिर आप हमारी जो थ्योरी क्लासेज हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा का रचनाकाल संवत में क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है संवत 1712, संवत 1718, संवत 1661 या संवत 1735। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। कालिदास हजारा का रचनाकाल अगर हम संवत में बात करें तो संवत 1718 माना जाता है। कालिदास हजारा इसके रचनाकार कौन थे, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास हजारा में कुल कितने पद संकलित हैं? आपके पास ऑप्शंस में है लगभग 500, लगभग 1000, लगभग 2000 या लगभग 316। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए कालिदास हजारा में कितने पद संग्रहित हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। कालिदास हजारा में कुल कितने पद संकलित हैं? लगभग 1000। और कितने कवियों का उल्लेख मिलता है इसमें, ये भी हमने पढ़ा था। बिल्कुल सही, लगभग 212 कवि। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा के रचयिता कौन है? कालिदास त्रिवेदी किस राजा के दरबार में थे? आपके पास ऑप्शंस में हैं राजा देवशरण, महाराणा जगत सिंह, राजा जसवंत सिंह या काशी के राजा। तो इसका सही उत्तर होगा, कालिदास हजारा के रचयिता कालिदास त्रिवेदी किस राजा के दरबार में थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, राजा देवशरण के राज दरबार में थे ये। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास त्रिवेदी का वधु विनोद ग्रंथ कब लिखा गया था? आपके पास ऑप्शंस में है 1661 ईस्वी, 1692 ईस्वी, 1735 ईस्वी या 1746 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा, अभी एक हमने इनका जो ग्रंथ था वो था, क्या पढ़ा था कालिदास त्रिवेदी का? कालिदास हजारा, जो कि संवत 1718 का था। अब आपसे पूछा गया है इनका दूसरा ग्रंथ जो कि वधु विनोद है। अब आपने ये बताना है कि यह ग्रंथ कब लिखा गया था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, यह ग्रंथ इन्होंने 1692 ईस्वी में लिखा था। अब दोस्तों जिन्होंने हमारी थ्योरी वाली क्लासेस देखी है उन्हें इसके बारे में जितना भी मैंने बताया है वो सब दिमाग में आ रहा होगा इस टाइम। वधु विनोद के बारे में या इससे पहले जितने भी हमने प्रश्न पढ़े हैं, आई होप आपके दिमाग में वो सारी थ्योरी आ रही होगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, दलपति राय और बंशीधर ने अलंकार रत्नाकर की रचना कहाँ के दरबार में की थी? आप जानते हैं कि अलंकार रत्नाकर जिसके रचनाकार रहे हैं आपके दलपति राय और बंशीधर, आपको बताना है कि इन्होंने यह रचना किसके दरबार में रहकर की थी। आपके पास ऑप्शंस में है कहाँ के दरबार में रहकर की थी, जम्मू, उदयपुर, काशी या जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, उदयपुर के दरबार में रहकर की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अलंकारों को समझाने के लिए बहुत ही सरल और घरेलू उदाहरण किस ग्रंथ में दिए गए हैं? आपके पास ऑप्शंस में है सुंदरी तिलक, अलंकार रत्नाकर, सतकवि गिरा विलास या रसचंद्रोदय।
तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। अलंकार रत्नाकर में अलंकारों को समझाने के लिए बहुत ही सरल और घरेलू उदाहरण दिए गए हैं और इसके जो रचनाकार रहे हैं उनके नाम अभी हमने पढ़े हैं। अगर आप भूल गए हैं या अगर आप चाहते हैं कि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए याद रहे तो आप एक बार फिर से लिख दीजिए कि अलंकार रत्नाकर के रचनाकार कौन माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार संग्रह ग्रंथ में लगभग कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? आपके पास ऑप्शंस में हैं 75, 150, 212 या 17। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सार संग्रह जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन रहे हैं? मैंने आपको पढ़ाया है, तो बताइए सार संग्रह ग्रंथ के रचनाकार कौन है और इसमें कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? बिल्कुल सही, सार संग्रह ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रवीण कवि। बताइए इसमें कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? बिल्कुल सही, 150 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को हाई पे भी करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, सतकवि गिरा विलास 1746 ईस्वी में कितने प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं शामिल हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 17, 44, 75 या 150। तो इसका सही उत्तर होगा सतकवि गिरा विलास। ये आप लोग मुझे बताते जाइए साथ साथ में कि इसके रचनाकार कौन है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो उस क्लास का आनंद ले सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। सतकवि गिरा विलास में कितने प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं शामिल हैं? 17। हमारा अगला प्रश्न है, चिंतामणि, केशव और बिहारी की कविताओं की तुलना किस ग्रंथ में की गई है? आपके पास ऑप्शंस में है विद्वन मोद तरंगिणी, सतकवि गिरा विलास, भाषा काव्य संग्रह या श्रृंगार संग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए चिंतामणि, केशव और बिहारी जी की कविताओं की तुलना किस ग्रंथ में की गई है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, सतकवि गिरा विलास में। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों आप साथ साथ में इन चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनके लेखक रहे हैं उनके नाम भी लिख दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, सुब्बा सिंह कृत विद्वन मोद तरंगिणी में नायक नायिका भेद के साथ साथ किसका वर्णन है? हमने क्या पढ़ा था कि सुब्बा सिंह की जो रचना है विद्वन मोद तरंगिणी, इसमें नायक नायिका भेद का भी वर्णन किया गया है और इसके साथ साथ किसका वर्णन किया गया है? आपके पास ऑप्शंस में है अलंकार विवेचन, षड ऋतुओं का, संगीत के रागों का या केवल धार्मिक भजनों का। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, विद्वन मोद तरंगिणी जो कि सुब्बा सिंह जी की रचना है, इसमें नायक नायिका भेद के साथ साथ किसका वर्णन किया गया है? षड ऋतु का वर्णन किया गया है, मतलब कि 6 ऋतुओं का भी वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा काव्य संग्रह का प्रमाणिक प्रकाशन कहाँ से हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है गवर्नमेंट सेंट्रल बुक डिपो इलाहाबाद, नागरी प्रचारणी सभा काशी, साहित्य अकादमी दिल्ली या गवर्नमेंट प्रेस लखनऊ। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि भाषा काव्य संग्रह के रचयिता कौन रहे हैं? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। भाषा काव्य संग्रह का प्रमाणिक प्रकाशन कहाँ से हुआ था? गवर्नमेंट सेंट्रल बुक डिपो इलाहाबाद से। हमारा अगला प्रश्न है,
राग कल्पद्रुम 1843 ईस्वी की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में हैं कृष्णानंद व्यासदेव, कवि सरदार, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी व सुब्बा सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रश्नों का पैटर्न जो है वो उस हिसाब से रहे। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राग कल्पद्रुम, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। कौन है इसके रचयिता? कृष्णानंद व्यासदेव। हमारा अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति के भजनों को संगीत के शास्त्रीय रागों में बांधने वाला ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण भक्ति के भजनों को संगीत के शास्त्रीय रागों में बांधने वाला ग्रंथ कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं रस चंद्रोदय, राग कल्पद्रुम, सुंदरी तिलक या दिग्विजय भूषण। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, राग कल्पद्रुम। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है श्रृंगार संग्रह के रचयिता कवि सरदार किस राजा के दरबार में थे? आपके पास ऑप्शंस में हैं जम्मू के राजा, काशी के राजा, उदयपुर के महाराणा या रीवा के राजा। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार संग्रह के रचयिता कवि सरदार सिंह जी किस राजा के दरबार में थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, काशी के राजा के दरबार में थे कवि सरदार सिंह जी, जिनका ग्रंथ था श्रृंगार संग्रह। हमारा अगला प्रश्न है रस चंद्रोदय का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 1843 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1868 ईस्वी या 1876 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा। बताइए रस चंद्रोदय का रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, रस चंद्रोदय का रचनाकाल 1863 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है दिग्विजय भूषण के रचयिता लाला गोकुल प्रसाद ब्रज ने इसे कब लिखा था? आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है कि दिग्विजय भूषण इसके रचयिता कौन है? लाला गोकुल प्रसाद ब्रज। आपको बताना है कि इन्होंने यह ग्रंथ कब लिखा था। आपके पास ऑप्शंस में हैं 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1873 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है। और साथियों अगर आप चाहें तो हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। कब लिखा था इन्होंने? 1868 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत सुंदरी तिलक का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 1869 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1876 ईस्वी या 1817 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत सुंदरी तिलक। इसका प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, 1869 ईस्वी में लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सुंदरी तिलक। हमारा अगला प्रश्न है कवित रत्नाकर नामक ग्रंथ का संकलन किस वर्ष हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है 1873 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1876 ईस्वी या 1863 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा कवित रत्नाकर नामक ग्रंथ का संकलन किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, 1876 ईस्वी में। चलिए ये भी बताइए कि इसके रचनाकार कौन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है श्रृंगार संग्रह
1848 ईस्वी में लिखा गया था। किस रस की सबसे सुंदर कविताओं को चुना गया था? आपको बताना है कि श्रृंगार संग्रह में किस रस की सबसे सुंदर कविताओं को चुना गया था। आपके पास ऑप्शंस में है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जब हम टाइप करते हैं तो श्रृंगार शब्द इसी तरह से लिख कर आता है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। श्रृंगार संग्रह जो कि 1848 ईस्वी में लिखा गया था, इसमें श्रृंगार रस की सबसे सुंदर कविताओं को चुना गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम अपने प्रश्नों का पैटर्न उसी हिसाब से रख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।